फ्रेंड्स, हम अपने फर्स्ट चैप्टर पे आए हिस्ट्री की और आज हम आगे पढ़ेंगे व्हाट डेट्स, वे तारीखें कौन सी हैं। बाय व्हाट्स क्राइटेरिया डू वी चूज़ टू सेट ऑफ डेट्स एज इम्पोर्टेंट। हम कौन सा क्राइटेरिया लें जिससे हम माने कि तारीखें कौन सी तारीखें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही हैं। द डेट्स वी सेलेक्ट, द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज आवर स्टोरी ऑफ द पास्ट आर नॉट इम्पोर्टेंट on their own. They become vital because we focus on a particular set of events as important. If we focus our study changes, it will begin to look at a new issues and new set of dates will appear significance. देखो, एक सिंपल सी बात है कि भी यदि हम बात करें कौन सी डेट्स सबसे इम्पोर्टेंट रही होंगी। हम कई बार क्या करते हैं, कोई अपने पास्ट को हम देखते हैं तो उसके पास जो भी तारीखें होती हैं हम ये मानते हैं कि भाई वो सारी इम्पोर्टेंट नहीं हो जाती। हम ये नहीं कह सकते कि वो सारे की सारी डेट्स इम्पोर्टेंट रहेंगी। हाँ, इम्पोर्टेंट वो इसलिए हैं क्योंकि जो स्टोरी हमने क्रिएट की है वो सारी की सारी जो हमने जो इवेंट्स क्रिएट किया, स्टोरी क्रिएट की है, उसके आसपास जो भी तारीखें होती हैं इसी वजह से वो आप कह सकते हैं कि वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। अकेले ये नहीं होती, कोई भी स्टोरी हमने बना दी हम वो अपने आप ही क्या है हम ये नहीं कह सकते कि वो क्या है इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। लेकिन मुख्य तौर पर हम ये मानते हैं कि जो स्टोरी हमने क्रिएट की है तो वो स्टोरी है वो उन तारीखों के आसपास जो पाई जाती है, उस घटना को फेमस होने की वजह से वो तारीखें भी क्या हो जाती हैं, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जिस प्रकार से हमारा स्टडी का कोई इशू मतलब क्या है, कोई स्टडी हम कर रहे हैं, जैसे हमारा टॉपिक चेंज होगा तो वो तारीखें भी क्या हमारे यहाँ क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। कंसिडर एन एग्जाम्पल इन द histories written by the British historians in India. The rule of each governor general was important. एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो है हिस्ट्रीज़ हैं वो लिखी गई हैं हमारे जो ब्रिटिश जो हिस्टोरियन रहे हैं इंडिया के ऊपर, और ख़ासकर उन्होंने प्रत्येक जो गवर्नर जनरल था उनके लिए इम्पोर्टेंट था। दीज हिस्टोरीज बिगन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग एंड एंडेड विद द वास्ट वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये जो स्टार्ट थी, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल रहे हैं हमारे वारन हेस्टिंग, और सबसे लास्ट में जो वाइसराय रहे हैं माउंटबेटन। सबसे पहले जो पद था ये 1857 के बाद इस पद को गवर्नर जनरल को चेंज करके वाइसराय बना दिया गया था। उसके बाद उनको वाइसराय के नाम से जाना जाता था, तो लास्ट में माउंटबेटन रहा। इन सेपरेट चैप्टर वी रीड अबाउट द डेड ऑफ द अदर्स, हेस्टिंग, वेल्जे, वेंटिक्स, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरवन। उसके बाद ये सारे के सारे हमारे वाइसराय या फिर हमारे गवर्नर जनरल रहे हैं, इनको हम अलग अलग चैप्टर में अलग अलग बारे में आएंगे। इट वॉज सीमिंगली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ द गवर्नर जनरल एंड वाइसराय। और ये कभी भी जो है इतिहास है इनके बारे में आपको क्या नहीं मिलेगा कि ये कभी ख़त्म नहीं हो, क्योंकि एक जैसे ही कोई गवर्नर जनरल था उसके बाद कोई दूसरा आ गया, या कोई दूसरे के बाद उसके बाद कोई और आता गया भी। एट द डेट्स इन दीज हिस्ट्री बुक्स वर लिंक टू दीज पर्सनैलिटीज़, टू देयर एक्टिविटीज़, policies, achievements. It was as if there was nothing outside their lives that was important for us to know. The chronology of their lives mark the different chapter of the history of the British history India. उसके बाद क्या कि भी सभी जो है अलग अलग से जो हमारे वाइसराय या फिर गवर्नर जनरल रहे हैं, तो वो जो उन्होंने अचीवमेंट्स प्राप्त की, जो भी कार्य उन्होंने किया, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। कोई भी एक्टिविटी उन्होंने की, जो पॉलिसीज़ उन्होंने लेके आए, तो जब वो लेके आए तो वो सारी की सारी आसपास की डेटें वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमारे लिए। Can we not write about the history of the period in a different way? How do we focus on the activities of the different groups and classes in Indian society within the format of the history of the Governor General? कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे? क्या हम अलग तरीके से जो है इतिहास इस समय का अलग से नहीं लिख सकते? हाँ, लिख सकते। जैसे कि जो ब्रिटिश पर्सपेक्टिव रहा होगा वो उन्होंने और किसी पर्सपेक्टिव से रहा होगा, कि जो इतिहास लिखा होगा उन्होंने अपने अनुसार लिखा होगा। अगर हम ही इस इतिहास को लिखने का प्रयत्न करेंगे, जैसे हमारी बुक्स हैं, तो हमने इसको लिखने का तरीका हमें अलग से देखने को मिलेगा। इस प्रकार से हम अगर ब्रिटिश के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है 1857 का जो रेबेलियन हम बात करते हैं, तो वो क्या है, हम बात करते हैं कि भाई हमारे तो स्वतंत्रता संग्राम के बारे में है, जैसे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन वो क्या है, ब्रिटिश को हिस्ट्री में क्या जानते हैं कि उन्होंने क्या है, ये थोड़ी सी मतलब माना जाता है कि भी जो जन विद्रोह जो हम मानते हैं, ये उन्होंने मानना था भी ये गलत किया गया था, कि उन्होंने क्या सेना के रूप में क्या मानते हैं इसको कि क्या कि विरोध किया था, जो उसको वो गलत दर्शाते हैं, जबकि हमारे यहाँ पर ये बात बिल्कुल भी सही हो जाती है। तो हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स क्लास इन इंडियन सोसाइटी विद द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल। उसके बाद है जो ये गवर्नर जनरल रहे हैं, इन इतिहास के अंदर जो है हम इन्होंने जो भी कार्य किए हैं उनका क्या महत्व रहा है, हमारे जो ग्रुप्स थे
अलग अलग से, चाहे हमारी जो क्लासेस थी, जो सोसाइटी जो बटी हुई थी, उनके ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा भी। When we write history or a story, we divided it into a chapter. Why do we do this? जब हम इतिहास लिखते हैं तो इसको क्या है, स्टोरी लिखते हैं तो इसको टुकड़ों में बांट लेते हैं, ऐसा हम क्यों करते हैं? It is to give each chapter some chronology. It is to tell a story in a way that makes some sense and can be followed. हम इसलिए इसको करते हैं भी कोई इसका जो सेंस निकले और हमें कोई समझ में आए, और कह सकते हैं कि भी, और उसके बाद क्या इसको फॉलो करें भी। इन दिस प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन दोज इवेंट्स दैट हेल्प अस टू गिव शेप टू द स्टोरी we are telling. In the histories that revolves around the life of the British Governor General, the activities of Indians simply do not fit. They have no space. When Indians simply do not fit, they have no space. When then do we do? Clearly, we don't need another format for our history. This would mean that the old dates will no longer have the significance they earlier had. A new set of dates will become more important for us to know. उसके बाद यदि हम बात करते हैं जो गवर्नर जनरल रहे हैं, उन्होंने जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को ही सामने ज़्यादा रखा गया। तो हमारी जो है ब्रिटिश क्या इंडियन सिंपलिटी थी, उसको क्या है हमारे सामने नहीं दिखाया गया, और वो इनके साथ फिट भी नहीं बैठती। और इसीलिए क्या इतिहास के अंदर वो जो डेट्स हैं उनके अंदर इन बातों को क्या है, भारतीयों के बारे में बातें कम देखने को मिल रही हैं। खासकर हम बात करें ये ब्रिटिश पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, जहाँ पर ब्रिटिश सोर्स हम ढूंढने का प्रयत्न करेंगे जो उन्होंने हिस्ट्री लिखी है। This means that the old dates will not longer have the significance they earlier had. इसका मतलब क्या है कि जो पुरानी जो तारीखें होती हैं हमारे लिए इतना ज़्यादा महत्व नहीं रखती जितना वो पहले रखती थी। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नई डेट्स ढूंढनी पड़ेगी, और उसके बाद क्या है उनमें से कुछ निकालने का प्रयत्न करेगा और समझने का प्रयत्न करेंगे भाई। हाउ डू वी पैरोडाइज, अब है जो बात हम जानने का प्रयत्न किया हमने, हम किस प्रकार से इसको कर सकते, तारीखों को पैरोडाइज किस प्रकार से किया जाता है। तो in 1817, James Mill, a Scottish economist and political philosopher, published a massive 3-volume work, A History of British India. In this, he divided history into a 3 periods: Hindu, Muslim, and British. These periodizations came to be widely accepted. Can you think of any problem with way of looking at the Indian society? अब क्या हुआ कि 1857 में हम पढ़ने का प्रयत्न करेंगे किस प्रकार से हिस्ट्री को अलग से रखने का प्रयत्न किया भी। 1817 में जेम्स मिल ने, एक स्कॉटिश इकोनॉमिक्स थे और एक पॉलिटिकल फिलोसफर भी रहे, उन्होंने एक बुक लिखी है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और इसने उन्होंने क्या हमारे भारत की जो इतिहास को 3 भागों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश को लेकर। तो इन्होंने क्या है ये जो उस समय क्या कह सकते हैं कि शुरुआत में इसको क्या बहुत ज़्यादा माना गया था। और देखें इसमें थोड़ी सी गड़बड़ भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर समझे इसको हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू द डिफरेंट पीरियड्स, हमने इसको इस प्रकार से क्यों बांटा। We do so in the attempt to capture the characteristics of a time, its central feature as they appear to us. So the terms through which we periodize, that is, determine the difference between period because become important. They reflect our ideas about the past. They show how we see the significance of the change from one period to the next. उसके बाद हमने इस प्रकार से जो चेंजेस क्यों किए हैं, क्योंकि जो है ये जो एक समय का पीरियड रहा होगा, यहाँ पर कुछ एक विशेषता देखने को मिलेंगी, उसके बाद है इसमें बदलाव हुआ होगा। तो ये जो बदलाव है उनको समझने का एक तरीका है, हम उसको समझ सकते हैं। और जो अलग अलग का पीरियड रहा हिंदू का या मुस्लिम का या फिर ब्रिटिश का, तो उसको अच्छी प्रकार से वो है हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं और समझने का प्रयत्न करेंगे। और क्या जो बदलाव हुए हैं उन बदलावों को भी हम इसके अंदर जानने का प्रयत्न करेंगे भी, और वो रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे जो आइडियाज़ हैं, वो आइडियाज़ चेंज हुए हैं उन्हीं को बोलेंगे वो पास से। मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटी वर एट ए लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन दैन यूरोप। अब जेम्स मिल थे, उनका मानना था कि जितनी भी एशिया की सोसाइटीज़ हैं उनके ऊपर जो सभ्यता की बात करते हैं, सिविलाइजेशन क्या है, यानी कि यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर ऐसे जो सभ्यता जो कह सकते हैं यूरोप में वो ज़्यादा है और एशिया में वो आपको कम देखने को मिल रही है। According to this telling of history, before the British came to India, Hindu and Muslim disposit ruled the country. Religious intolerance, caste taboos, and superstitious practice dominated social life. British rule, Mill felt, could civilize them. उसके बाद उन्होंने कहा कि जब यहाँ पर अंग्रेज़ नहीं आए थे, तो अंग्रेज़ों के आने से पहले या फिर यूरोपियन जो लोग यहाँ पर नहीं आए थे, तो यहाँ पर क्या था, हिंदू या मुस्लिम थे,
वहाँ पर जो राजा हुआ करते थे वो ये धार्मिक गतिविधियों के अंदर लगे रहते, कास्ट सिस्टम में लगे रहते थे, या फिर अंधविश्वास वगैरह की बात करते हैं वो उसके अंदर लगे रहते थे। जैसे ब्रिटिश आए उन्होंने क्या कर दिया, इन सिस्टम को ख़त्म कर दिया और इनको क्या कर दिया, सभ्य बना दिया। अभी टू डू दिस इट इज़ वाज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशन एंड लॉ इन इंडिया। मिल इन फैक्ट suggested that the British should conquer all the territory in India to ensure the enlightenment of the happiness of the Indian people, for India was not capable of progress without British help। तो मिल का मानना ये था कि भी जो है हमें इसको सिविलाइज करना है, तो इसको तरीका क्या माना था उन्होंने, क्या मैनर सिखाए, आर्ट, इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो यूरोपियन स्टाइल था वो सारा का सारा यहाँ पर लेके आए। और उन्होंने माना यदि ये सारे के सारे जो है भारत को अगर सभ्य बनाना तो इसकी सारी की सारी टेरिटरी को क्या करना पड़ेगा, हमें अपने कब्जे में लेना पड़ेगा। तो ये कोई ज़रूरी बात नहीं कि अब आप सोचें कि ये भाई बिल्कुल सही बात है। तो ये उनका पर्सपेक्टिव था, उन्होंने अपनी बुक में इसके बारे में अध्ययन किया था। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। तो ये बात उनकी गलत भी हो सकती है और हमारे नज़रिए से तो हम यही मानेंगे कि भी हम ये नहीं कह सकते कि भी हम क्यों कहें कि हम असभ्य थे, कि भी यूरोपियन लोग सभ्य थे, हम बिल्कुल भी नहीं मान सकते भी इस बात को। In this idea of history, British rule represented all the forces of progress and civilization. The period before British rule was one of the darkness. Can such conception be accepted today? उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो ब्रिटिश रूल हुआ था उसके बाद है कि बहुत सारी जो है सभ्यताई है यहाँ पर और जो है प्रोग्रेस हुई है इस देश के अंदर। लेकिन जब से ब्रिटिश रूल नहीं था तो यहाँ पर डार्कनेस एज के अंदर जी रहे थे, यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं था, अंधकार युग आप कह सकते थे। क्या ये एक्सेप्ट किया जा सकता टुडे? तो मैं तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता भी इस बात को, ऐसा रहा होगा। इन एनी केस, कैन वी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज अ हिंदू और अ मुस्लिम? डिड नॉट वेराइटी ऑफ फेथ एग्जिस्ट सिमुलेटनेसली इन दिस पीरियड? वाई शुड वी कैरेक्टराइज एन एज ओनली थ्रू रिलीजन ऑफ द रूलर ऑफ द टाइम? To do so is to suggest that the lives and practice of the other do not really matter. We should also remember that even rulers in the ancient times did not all share the same faith. अब एक सिंपल सी बात है, जो जेम्स मिल था उसने क्या किया, इसको रिलीजन के बेस के ऊपर हमारा जो डिवीज़न किया था। लेकिन हम कैसे कह सकते हैं कि भी एक ही समय के अंदर क्या अलग अलग धर्म नहीं हो सकते? जैसे उसने हिंदू माना कि भी हिंदू के अनुसार हिस्ट्री को बांटा, क्या उस समय क्या मुस्लिम नहीं थे? मुस्लिम में बांटा, क्या हिंदू नहीं थे? या ब्रिटिश आए, ब्रिटिशों ने कब्जा किया, क्या वहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं थे? तो ये समस्या है। तो इसलिए हम इसको जो मानते हैं कि भी जो इन्होंने पैराडाइजेशन किया था उसमें ये समस्या है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक फोकस किया एक रिलीजन के ऊपर, जबकि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता भी। मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइडेड Indian history into ancient, medieval and modern. This division has its problem. It is an periodization that is borrowed from the West, where the modern period was associated with the growth of all the forces of modernity: science, reason, democracy, liberty and equality. Medieval was a term used to describe where society where these features of modern society did not exist. Can we uncertainty accept these characteristics of the modern period? To describe the period of our study, as you will see in this book, under British rule, people did not have an equality, freedom or liberty, nor was the period one of the economic growth and progress. Many historians therefore refer to this period as a colonial. अब देखो सिंपल सी बात है कि अब हमने वो एक तो इतिहास को वो बांटा, एक हमारे भारतीय इतिहास को बांटने का हम तीन तरीके से और करते हैं भी एंशियंट टाइम है, मिडिवल पीरियड रहा है, फिर मॉडर्न पीरियड रहा है। हम इन तीनों को मापते हैं। अब इन तीनों के माध्यम से भी हम क्या करते हैं, हमारे इतिहास को बांटने का प्रयत्न करते हैं कि भी वहाँ पर कोई भी है हमारे तकनीकी तौर पर वैज्ञानिक तरीके से या फिर क्या राजनीतिक तरीके से बहुत सारे जो चेंजेस आए हैं उन चेंजेस के हिसाब से हम बात कर सकते हैं कि भी हमारा ये एंशियंट टाइम रहेगा और ये हमारा मॉडर्न पीरियड रहेगा। लेकिन इसमें भी बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। अब हम कैसे मार्क कर सकते हैं कि भी वास्तव में जो ये एंशियंट टाइम था यहाँ पर ये एंशियंट टाइम खत्म हो गया और यहाँ पर मिडिवल पीरियड हमारा शुरू हो गया? तो कोई एग्जैक्ट हम यहाँ पर लोकेशन नहीं बता सकते कि भी ये खासकर इस समय में क्या एंशियंट टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया होगा और हमारा मिडिवल पीरियड ख़त्म हो गया, हमारा शुरू हो गया होगा। तो इसमें भी क्या इसी प्रकार की समस्या बनी रहेंगी। और अब हम खासकर बात करेंगे कि जो हमारे यहाँ पर जो चीज़ें थी जब ब्रिटिश रूल हुआ, मिडिवल पीरियड की बात कहें हम
मिडविल पीरियड की तो छोड़े कि हम मिडविल से तो आगे चले गए हैं, तो मॉडर्न पीरियड आप कह सकते हैं काफ़ी हद तक आ चुका था। तो जैसे ब्रिटिश रूल है हमारे यहाँ पर, तो जो सोशल कल्चरल और पॉलिटिकल जो थॉट थी या फिर इकोनॉमिकल थॉट हुआ करती थी, या फिर ये जो कॉन्सेप्ट हैं सारे के सारे, ये सारी जो पावर थी वो ब्रिटिश के पास हुआ करती थी। अब इनको क्या है, इसी पीरियड को क्या कहा जाता है, कॉलोनियल पीरियड कहा जाता है। कॉलोनियल पीरियड का मतलब क्या है कि जो सारे की सारी जो पावर है, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो सकती है, वो आर्थिक तौर पर हो सकती है, ठीक है, वो सारी की सारी की जब किसी दूसरे के हक में चली जाती, कोई दूसरा उसको अपने नियंत्रण में ले लेता है, तो उस समय को कॉलोनियल पीरियड कहा जाता है। In this book, you will be read about the way of British came to conquer and country and establish their rules, subjugating local Nawab and Rajas. You will see how they establishment control over the economy and society, collected revenue to the meet all their expenses, bought the goods they wanted at the low prices, produced crops they needed for export, and you will be understand the changes that came about as a conqueror. You will also come to know about the changes British rule brought about in the value and tastes, custom and practices. When the subjunctions of the one country by the another lead to the kind of political, economical and social and cultural changes, we refer to the process of colonialism. हम इस बुक में क्या पढ़ने वाले हैं, हम इस बुक में पढ़ेंगे किस प्रकार से जो ब्रिटिश जो है रूल हमारे यहाँ पर सेटअप हुआ, जो नवाब थे या फिर राजाज हुआ करते थे, उन्होंने क्या, अंग्रेज़ों ने उनको अपने नियंत्रण में लिया, अपना राज्य स्थापित किया, इकोनॉमी, सोसाइटी, कलेक्ट रेवेन्यू का जो सिस्टम था वो सारा का सारा अपने हक में लिया, चीज़ें खरीदी सस्ते दामों पर और महंगे दामों पर बेची, या फिर बाहर से लाकर यहाँ पर महंगे दामों पर बेचते थे, यहाँ से सस्ती खरीद कर वहाँ पर महंगी बेचते थे। जो वस्तु उनको लगी कि यहाँ पर प्रोड्यूस करवानी चाहिए वो उन्होंने करवाई। तो बहुत सारे जो चेंजेस हुए, और यहाँ तक कि जो हमारा जो है, उन्होंने हमारी वैल्यू और टेस्ट थे, कस्टम और प्रैक्टिसेस थी, यानी कि जो हमारे रिलीजियस की बात कर सकते हैं, रिलीजन थे, वो भी उन्होंने क्या काफ़ी हद तक हमारे यहाँ पर चेंज कर दिए थे। तो इसी प्रकार से जब हम क्या कहते हैं कि भी किसी भी जो देश के अंदर हम कह सकते हैं राजनीतिक है, आर्थिक है, सामाजिक है या सांस्कृतिक चेंजेस हैं, ये जो बदलाव हो रहे हैं, और ये सारे के सारे बदलाव आप कह सकते हैं जब किसी दूसरा जब इन चीज़ों को अपने कंट्रोल में कर लेता तो उसको कॉलोनियलिज्म कहा जाता है। यानी कि क्या है, वो सारे की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं कोई देश अपने कंट्रोल में ले लेता है तो उसको क्या कहते हैं, इसको कॉलोनियल कहते हैं। You will be, however, find the classes and groups did not experience these changes in the same way. That is why the book is called Our Past in the Plural. बस भाई इतना ही है, इसको आगे देखेंगे क्या है।